हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो करते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट। तो बंगाल जब मुगल पीरियड, मुगल एम्पायर जब भारत में था, तो तब बंगाल जो था मोस्ट फर्टाइल रीजन और रिचेस्ट प्रोविंस था अंडर मुगल एम्पायर, ठीक है। और ये तब का मुगल बंगाल जो एरिया था, बंगाल जो एरिया था, वो आज के टाइम पे कौन कौन सा एरिया है प्रेजेंट डे जो इंक्लूड करता है, वो बांग्लादेश, स्टेट ऑफ बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो होता क्या है कि मुगल के ठीक है, जब ब्रिटिशर कंक्वेस्ट करने लगे, ठीक है, बंगाल को, तो तब कौन होता है जी बंगाल में? तो बंगाल में होते हैं जी मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं मुर्शिद कली खान, ठीक है। और उन्होंने एक सिक्का भी चलाया था, ठीक है, उसका नाम था, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, जुर्बे मुर्शिदाबाद उसका नाम था। और ये फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल हैं, ठीक है, इनको ही फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि वर्चुअली इंडिपेंडेंट कर गए ये बंगाल को, किससे? मुगल एम्पायर से, ठीक है। और इनका रेन टाइम पीरियड कौन सा होता है? 1717 से लेकर 1727 तक। उसके बाद क्या करते हैं, ये अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं ढाका से मुर्शिदाबाद के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद इनको सक्सीड कौन करता है? इनके दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ठीक है, जो 12 साल तक रूल करते हैं। उसके बाद उनकी डेथ के बाद ठीक है, उनके बेटे आ जाते हैं सरफराज खान, जो 1739 से लेकर 40 तक रहते हैं नवाब बंगाल की। उसके बाद उनको सक्सीड करते हैं अलवर्दी खान 1740 से 56 तक, ठीक है। होता क्या है इसके बाद, ठीक है, इनकी जो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, वो एक बहुत ही पीस और ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन का रेन रहती है जी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फ़खरुश्शहर का फरमान पढ़ते हैं, फ़खरुश्शहर फरमान ऑफ 1717। मुगल एम्पायर फ़खरुश्शहर क्या करते हैं, अपना एक फरमान, एक डिक्री देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें वो क्या कहते हैं कि अ ट्रेड करने की परमिशन देते हैं बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में, फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है, कोई भी कस्टम ड्यूटीज़ इनको नहीं देनी पड़ेगी ट्रेड करने के लिए। और इनको क्या देना पड़ेगा? सिर्फ एनुअली देनी पड़ेगी पेमेंट 3000 की, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रीली कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्सेस बंगाल में, ठीक है। तो इनको एक और कि ये दस्तक भी इशू कर सकते हैं, पासेस भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि इसके बाद जो कंपनीज़ के सर्वेंट थे, वो भी ठीक है, करने लगे, ठीक है। जो इस फरमान में नहीं दिया गया था, वो भी दस्तक जो है पासेस देने लग पड़े, कौन से? कंपनी के सर्वेंट वो भी, मगर ये फरमान में नहीं था, ठीक है। तो उनको क्या था कि उनको बराबर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, एज़ इंडियन मर्चेंट जो पे करेंगे वही करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं होने लगा। उसके बाद क्या होने लगा कि ये दस्तक जो थे मिसयूज़ करने लगे कंपनीज़, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो होता क्या है कि इससे क्या होने लगा कि बंगाल्स के नवाब को जो है हेवी लॉस होने लगा, ठीक है, उनकी ट्रेज़री का, ठीक है। सो चाहे वो मुर्शिद कली खान हो या अलवर्दी खान हो, वो इससे बड़े अनहैप्पी हो गए, और वो क्या करने लगे, इसमें रोकने लगे, ठीक है। उससे क्या है, एक टेंशन बन जाती है। और होता क्या है कि उसके बाद आते हैं जी 1756 में क्या होता है कि सिराजुद्दौला आते हैं, ठीक है, जो ग्रैंडसन थे अलवर्दी खान के, जो केवल 18 वर्ष के थे और यंग और इनएक्सपीरियंस नवाब बने, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं पे एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? तो कौन थे? सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है। होता क्या है कि ये क्या करते हैं, ये बड़े अगेंस्ट हो जाते हैं किसके? रॉयल फरमान, जो फ़खरुश्शहर का फरमान था, ठीक है। होता क्या है कि इनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होता है कि एक डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। वो किस पे होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो मिसयूज़ कर रहे थे दस्तक का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम तब होती है शुरू, जब ये क्या कर रहे होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या कर रहे होते हैं, एक कोलकाता को फोर्टिफाई कर रहे होते हैं, एक प्रिपरेशन ऑफ वार किसके अगेंस्ट? फ्रेंच के, ठीक है। और नवाब के बिना ये फोर्टिफाई कर रहे होते हैं कोलकाता को, ठीक है। तो सिराजुद्दौला दोनों को कहता है, फ्रेंच को भी कहता है और इंग्लिश को भी कहता है कि आप ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो इसको बंद कर दो, ठीक है। बट फ्रेंच कंपनी तो मान जाती है, बट इंग्लिश जो होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उनके ऑर्डर को। तो होता क्या है कि
भाई सिराजुद्दौला जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं वो अटैक कर देते हैं इंग्लिश फैक्ट्री में, कब कहाँ पे, कासिम बाज़ार और बाद में फोर्ट विलियम में, और कैप्चर कर देते हैं कोलकाता को 20 जून 1756 में, ठीक है। होता क्या है कि इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल इंसिडेंट होता है एक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वही ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी, कि सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे, वो ब्रिटिशर से तंग आए कि उनके जो फरमान का मिसयूज़ कर रहे थे वो, ठीक है, फ़खरुल शेर के फरमान का। तो होता क्या है कि फोर्ट विलियम में और साथ में क्या कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं फोर्ट विलियम को विदाउट परमिशन किसकी, सिराजुद्दौला की, ठीक है। तो होता क्या है कि सिराजुद्दौला अटैक करते हैं, कैप्चर करते हैं 20 जून 1756 में, ठीक है। तो कोलकाता को और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर देते हैं, और क्या करते हैं कि फोर्ट विलियम में एक 20 बाई 20 का एक रूम होता है, गर्मियों का दिन था, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वह 146 इंग्लिश ऑफिसर को प्रिजन कर देते हैं उस 20 बाई 20 रूम में, ठीक है। होता क्या है कि उसमें एक 146 में से 123 लोगों की उसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है सफोकेशन से, केवल 23 बचते हैं, और इसी इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में जो 146 इंग्लिश ऑफिसर थे उनको प्रिजनर में फोर्ट विलियम में किसने रखा था, तो वो थे सिराजुद्दौला, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या होता है कि इसके बाद क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला क्या करते हैं कि कोलकाता को मानिक चंद के हाथ में रखते हैं, उनको सौंप देते हैं, इसके आगे की जो भी मतलब होगा वो मानिक चंद जी करेंगे, ठीक है। और सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद में वापस चले जाते हैं, वो अपनी विक्ट्री की खुशियाँ बनाते हैं, और ठीक है इंग्लिश वहाँ से भाग जाते हैं। तो क्या होता है कि ये एक ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे एनिमी को, मेन वाइल इंग्लिश क्या करते हैं, फालता चल जाते हैं, एक स्मॉल आइलैंड होता है वहाँ पे चला जाते हैं। वहाँ से क्या होता है फिर मद्रास से इनको हेल्प आती है, और ये दोबारा से अटैक करते हैं, ठीक है, मद्रास पे अंडर रॉबर्ट क्लाइव और एडमायरल वाटसन, ठीक है। होता क्या है कि 27 जनवरी 1757 में वो रिकैप्चर करते हैं ब्रिटिशर किसको, फोर्ट विलियम को। और क्या होता है 2 जनवरी 1757 में क्या करते हैं, फोर्स करते हैं किसको, सिराजुद्दौला को एक ट्रीटी साइन करने के लिए। अलीनगर ट्रीटी होती है, कब होती है, 2 जनवरी 1757। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ कब साइन हुई थी, 2 जनवरी 1757 में, ठीक है। तो सिराजुद्दौला क्या होता है कि उनको बोला जाता है कि जो फरमान है वो फिर दोबारा से वो एज इट इज़ ही रहने दे जैसे चल रहा था, और नवाब को कहते हैं कि जो कंपनसेशन, जो लॉसेस हुए हैं, जो सफ़र्ड हुए हैं ब्रिटिशर वार में, वो आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या होता है कि इसके बाद होता है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जो 23 जून 1757 में होती है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेट पूछी जाती है बिल्कुल, 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है। तो क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव, वो नहीं चाहते थे कि बार-बार फरमान के साथ ट्रबल हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी खेलते हैं, ठीक है, किसके साथ, नवाब को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। और क्या करते हैं कि ये उन्हीं के जो मिनिस्टर होते हैं किसके, सिराजुद्दौला के, ठीक है, जैसे मीर जाफ़र जो मीर बख्शी थे, बख्शी होता है मिलिट्री हेड, ठीक है। वो चाहते थे कि मैं नवाब बनूं, उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है। मानिक चंद जो ऑफिसर इंचार्ज कलकत्ता के होते हैं, अमीन चंद जो रिच मर्चेंट होते हैं, और जगत सेठ जो बिगेस्ट बिगेस्ट बैंकर होते हैं बंगाल के, ठीक है। और कादिम खान कमांडर इंचार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ नवाब ट्रुप्स के ये कमांडर होते हैं, ठीक है। और लॉयल कौन था किसको, ये अपने क्या नाम है इनका, सिराजुद्दौला के लॉयल कौन थे, मीर मैदान और मोहन लाल, ठीक है, ये सिराजुद्दौला के लॉयल थे, ठीक है। होता क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी होती है 23 जून 1757 में, जिसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला हार जाते हैं, क्योंकि जो इसको धोखा देते हैं इसके ही कमांडर, तो ये हार जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसको, मीर जाफ़र को एज़ इट इज़ जैसे विद प्लान हुआ था कि वादा हुआ था क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच, मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है, और ठीक है, और क्लाइव बन जाते हैं गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम और बंगाल के, जो कब से कब रहते हैं 1757 से लेकर 60 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, बैटल ऑफ प्लासी ने एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट खेला, जिसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल बिगिन हुआ भारत में, ठीक है।
तो ये बहुत ही डिसेसिव इवेंट था, ठीक है। उसके बाद बड़े सारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट कब से हुआ है, कि बैटल ऑफ प्लासी से ही शुरू बोलते हैं। ऐसे तो पहले से शुरू हुआ था, पर बड़े सारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ब्रिटिश रूल जो है भारत में स्टार्ट हुआ, जो 200 साल तक चलता रहा बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इस बैटल ने क्या किया कि ब्रिटिशर पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। पहले ये एज एक सिंपल यूरोपियन कंपनी थी, पर इसके बाद ये वर्चुअली मोनोपोलाइज करने लगे ट्रेड और कॉमर्स को बंगाल में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर का टाइम पीरियड आता है 1757 से 60 तक, ठीक है। कंपनी को, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड राइट दिए गए फ्री ट्रेड करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। और पर्सनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन व रिमूव्ड, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी रिमूव हो गई, ठीक है। तो इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मींदारी दी गई कितनी, 24 परगना की, ठीक है। कहाँ पे, कोलकाता में। और इनको क्या एक वार इंडेमनिटी देनी पड़ी 2.2 करोड़ की, जो आज के मुकाबले आज के टाइम पे 1000 करोड़ की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यही मनी जो हेल्प करती है ब्रिटिशर्स को कहाँ पे, थर्ड कार्नेटिक वार में, ठीक है, अगेंस्ट फ्रेंच के, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आस्ता आस्ता क्या होने लगा कि मीर जाफर्स की ट्रेजरी में पैसा ख़त्म होने लगा, तो उसको इससे उन्होंने देखा, इसको महसूस किया, तो वो प्रोटेस्ट करने लग पड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। ऐसा करते करते उनको हटा दिया गया मीर जाफर को, उनकी जगह पे उनका ही दामाद मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बना दिया बंगाल का। नेक्स्ट क्या होता है कि मीर कासिम का टाइम पीरियड रहता है 1760 से 63 तक, ठीक है। उसने क्या दिया, बर्दवान, मदनपुर एंड चित्तागोंग दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसने क्या, मीर कासिम ने क्या किया, अपनी कैपिटल शिफ्ट की कहाँ से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो आज कहाँ पे है, बिहार में है। कब की, 1762 में। ये भी क्वेश्चन आया था कि मीर कासिम ने कहाँ से कहाँ शिफ्ट की अपनी कैपिटल, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर की। कब की, 1762 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने फिर क्या, उसने भी देखा यार इस हिसाब से ट्रेजरी तो मेरी ख़त्म हो रही है, जो भी है, मतलब मैं इंडिपेंडेंट तो रह नहीं पा रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि जो फरमान थे उसने वो कम हटा दिए, जिससे क्या हुआ कि उसने मतलब जो टैक्सेस थे आम लोगों पे वो भी हटा दिए, जिससे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और जो आम ट्रेडर्स, जो मर्चेंट थे, वो बराबर पे आ जाएं। तो जिससे जो ट्रेडर्स थे, इंडियन ट्रेडर, वो तो बड़े हैप्पी हुए। और बट एक नुकसान तो हुआ कि ट्रेजरी सफर्ड ए लॉट हुई, कि ट्रेजरी में अब कोई पैसा नहीं आने लगा, मगर जो ब्रिटिशर और बंगालीज थे वो इक्वल में आ गए, ठीक है। इससे ब्रिटिशर बहुत गुस्सा आता है, और वो क्या करते हैं कि वो पपिट चाहते हैं एक अपने हाथ में, बट मीर कासिम चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। इसके बाद क्या होता है कि ये मीर कासिम जी फॉट करते हैं, किसके, अवध में होता है 1769। उसके बाद ठीक है, भाग जाते हैं कहाँ, मीर कासिम चले जाते हैं 1763 में, कहाँ पे, अवध में चले जाते हैं, अवध, ठीक है। उसकी जगह जो मीर जाफर पहले थे, जो ससुर थे किसके, मीर कासिम के, उनको दोबारा से बना दिया जाता है नवाब, ठीक है। 1963 से लेकर 64 तक, सॉरी, 1763 से लेकर 64, यहाँ मिस्टेकनली 1963 हो गया है, बट ये 1763 से 64 तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर होती है बैटल ऑफ बक्सर, जो 22 अक्टूबर 1764 में होती है। बैटल ऑफ बक्सर इंपॉर्टेंट बैटल है। जब जो क्या होता है कि मीर कासिम चला जाते हैं अवध में, और वहाँ पे एक अलायंस बनाते हैं, किसके साथ, शुजाउद्दौला के साथ, जो नवाब अवध के नवाब होते हैं, और शाह आलम टू, जो मुगल एम्पायर होते हैं, ठीक है। और इनकी कंबाइंड फोर्सेस जो 40,000 थे, वो डिफीट हो जाते हैं कहाँ, बक्सर की लड़ाई में। और बक्सर की लड़ाई में जो रिप्रेजेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर रहे होते हैं, वो हेक्टर मोनरो कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी आर्मी में सिर्फ कितने लोग होते हैं, 7,000, उसमें से भी 5,000 इंडियन होते हैं। मगर वो हरा देते हैं किसे, 40,000 अलायंस के, कौन से, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम तीन, शाह आलम टू की, ब्रिटिश मुगल एम्पायर की पूरी सेना, 40,000 सेना को केवल 7,000 ट्रुप्स जो हैं वो हरा देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो बैटल ऑफ बक्सर ये है, बहुत ग्रेट पावर बना देती है नॉर्थ इंडिया की, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। इस बैटल में ना ही बंगाल नवाब का बंगाल हारते हैं, बट भारत के एम्पायर भी हार जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होती है, इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कब होती है? अगस्त 1765 में, ठीक है? तो रॉबर्ट क्लाइव 2 ट्रीटीज़ करते हैं, एक शुजाउद्दौला के साथ और एक शाह आलम II के साथ, ठीक है? तो कौन-सी होता है? शुजाउद्दौला ऑफ अवध के साथ क्या-क्या करते हैं, जो अवध के नवाब थे उनके साथ क्या करते हैं कि उनको बोला कि आप अवध को अपने पास ही रखिए, केवल कारा और इलाहाबाद किसको दे दीजिए? मुगल एम्पायरर शाह आलम को दे दीजिए, ठीक है? उस और 50 लाख जो है वार इंडेमनिटी दे दो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है? और ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस, ताकि किस तरीके से कि हेल्प जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलिट्री हेल्प चाहिए होगी वार में, तो उनको देनी पड़ेगी। और फ्री ट्रेड राइट इन अवध में फ्री ट्रेड राइट दे दो, ठीक है? ये किसके साथ थी? शुजाउद्दौला ऑफ अवध के नवाब के साथ। और शाह आलम II के साथ क्या ट्रीटी हुई, जो मुगल एम्पायर थे, ठीक है? उनके साथ कि आपको क्या करना है कि इलाहाबाद और कारा दिया किसको? उनको दिया एम्पायरर, और उनको क्या इलाहाबाद में ही रह के प्रिजनर बन के रहना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है? और उसके बाद दीवानी राइट बोला गया कि हमें दीवानी राइट दे दो, ठीक है? उन्होंने दीवानी राइट दिए किनको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ठीक है? इन लिeu ऑफ 26 लाख पेंशन, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको क्या 26 लाख पेंशन पर एनम देती रहेगी, ठीक है? तो ये कब हुआ? 12 अगस्त 1765 में, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कब जो है शाह आलम II ने जो दीवानी राइट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे, ठीक है? तो वो दिए थे 12 अगस्त 1765 में, ठीक है? फिर क्या होता है कि ये वो जो करते हैं, अवध को एक बफर स्टेट बना देते हैं, क्योंकि बार-बार क्या कर रहे थे? मराठास इन्वेजन कर रहे थे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि अगर ये चाहते तो ये मुगल अथॉरिटी को ख़त्म कर देते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि बार-बार जंग होना, क्योंकि मुगल एम्पायर फिर मिल जाना कहीं और, एक मतलब फिर अलायंस बनना, फिर अटैक होना, इससे बचने के लिए इन्होंने बोला कि इन्होंने बिल्कुल इनको ख़त्म नहीं किया मुगल को, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि अब हम पढ़ते हैं द ड्यूअल सिस्टम ऑफ बंगाल जो होता है 1765 से 72 तक, या डायरकी या डबल सिस्टम ऑफ बंगाल इसको कहते हैं, 1765 से 72 तक रहता है, ठीक है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है मेन पावर जो बंगाल में ब्रिटिशर आ गए, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी मेन मास्टर हो गई बंगाल में, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में, जो 1765 से 72 तक चला, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड डबल सिस्टम गवर्नमेंट इन बंगाल? तो वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है? तो ये डुअल सिस्टम क्या था या डायरकी क्या थी कि रूल ऑफ टू, किसका-किसका? एक तो कंपनी का रूल और एक नवाब का रूल, ठीक है? सो इन दिस सिस्टम बोथ द दीवानी कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू एंड निज़ामत एक तो दीवानी कलेक्टिंग रेवेन्यू, और निज़ामत जो है पुलिस और जुडिशियल सिस्टम, वो किसके हाथ में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया, ठीक है? और इन्होंने क्या किया? दीवानी राइट लिए मुगल एम्पायर शाह आलम I से, और निज़ामत राइट कहाँ से लिए थे? नवाब ऑफ बंगाल से, ठीक है? इसके बाद इन्होंने क्या? दीवानी फंक्शन को करने के लिए इन्होंने 2 डिप्टी दीवान्स को क्या है? अपॉइंट किया, जो थे रज़ा शाह खान बंगाल के, और रज़ा सिताब रॉय जो बिहार के, ठीक है? बिहार के लिए, ठीक है? और उन्होंने क्या किया? ज़मींदार वगैरह को अपॉइंट किया, ताकि टैक्स कलेक्शन के लिए, ठीक है? तो यही फॉर एक्साइज किससे? निज़ामत फंक्शन नवाब ऑफ बंगाल वाज मेड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? तो मिलिट्री डिफेंस स्टेट अफेयर ऑफ बंगाल वो भी किसके? कंपनी के हाथ में आ गया, ठीक है? तो इसके बाद क्या किया कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू सारा कलेक्ट कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और उसके मुकाबले वो देगी क्या? क्या देगी? मतलब शाह आलम II जो मुगल एम्पायर थे, और निज़ाम को क्या देगी? क्या देगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने देगी? 56 लाख देगी एनुअली, 56 लाख एनुअली देगी। और ठीक है, जो पब्लिक वर्क और रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो रनिंग करनी होगी, जो एंटायर बंगाल की, वो नवाब करेगी, ठीक है। बट इन्होंने वो भी नहीं दिया, उसके बाद ये सिर्फ़ 33 लाख ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या डायरकी ने किस तरीके से अफेक्ट किया इंडियंस को? तो क्या होता है कि इंडियन ट्रेडर्स 25-40% टैक्स देने लगे, इंडियन टैक्स। बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो 0% टैक्स देती थी, ठीक है। फार्मर पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होने लगा, कंपनी अगर 40% टैक्स बोलती थी, तो जो नवाब थे, डिप्टी नवाब थे, वो 60% टैक्स लगाते थे और ज़मींदार 80% लगाने लगे, ठीक है? ज़मींदार 80% लगाने, वो अपनी कमीशन लेने लगे। इससे क्या हुआ कि ज़मींदारों के पास बिल्कुल पैसा ख़त्म हो गया, ठीक है? तो उसके बाद इसी वजह, जब उनके पास कुछ पैसा रहा ही नहीं, तो इतना फ़माइन आ गया कब? 1769 से लेकर 72 की 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक है? जो 30% पॉपुलेशन ऑफ बंगाल खत्म हो गई, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के डायरेक्टर थे, वो चला गए लंदन में, क्योंकि वो बहुत नाखुश हो गए। एक तो उनके अपने ऑफ़िसर जो हैं वो बहुत करप्ट हो गए। इसके बाद क्या, 1772 में वैरेन हेस्टिंग आते हैं और वो गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं, कहाँ के? बंगाल के, ठीक है? और वो अबॉलिश करते हैं ड्यूअल सिस्टम या डायरकी थ्रू किसके? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डायरकी अबॉलिश करते हैं कैसे, कौन करते हैं? तो वो वैरेन हेस्टिंग करते हैं थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है? तो जे क्या करते हैं, वो दीवानी और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी वो अपने हाथ में ले लेते हैं और जो नवाब्स थे उनको सिर्फ एज ए पेंशनर रख दिया गया, ठीक है? तो ठीक है, ये था ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ बंगाल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो फर्दर अपडेट के लिए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।